मैं बबीता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में पली बड़ी। अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा, भैया सबकी लाडली थी। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं एंड आई वाज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। लेकिन जैसा ज्यादातर छोटे शहरों और कई समाजों में ये पुरानी मान्यता चली आ रही है, वैसा ही माहौल मेरे घर भी था। मैं अभी 17 की हुई थी और मैंने 12th पास कर ली थी। फिर मुझे मम्मी ने बताया अब आगे और पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मैं किसी से कुछ ना कह पाई और खुद को ये समझा लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और समय के साथ ना पढ़ पाने का दुख कम होता गया। साथ साथ नए सपने मन को अलग ही खुशी देने लगे। सपने शादी के, जीवन साथी के, प्यार के। एक दिन मुझे मम्मी ने एक फोटो दिखाई और कहा ये लड़का पसंद किया है तेरे लिए, ये भी 12th तक पढ़ा है, घर परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी प्रॉपर्टी है। मुझे भी देखने में अच्छा लगा लड़का। मुझे बताया गया था कि लड़का बहुत समझदार और सभ्य है, खुद का बिजनेस करता है, कोई गलत आदत नहीं है। तो ओवरऑल मैं खुश थी। मैं अब 18 की हो गई थी और देखते देखते मेरी शादी का दिन आ गया। बड़ी धूमधाम से मेरी शादी हुई। विदा होकर मैं अपने नए घर आ गई, ढेर सारे सुनहरे सपनों के साथ। सुहागरात के समय जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं अपनी शर्म और घबराहट के साथ बैठी हुई थी। कुछ समय बीता ही था कि मुझे अजीब सी स्मेल आई, तो मैं पूछ बैठी कि क्या आपने कोई नशा किया है? तो वो बोला कि हाँ, दोस्तों ने शादी की खुशी में जबरदस्ती पिला दी। मैंने काफी मना किया पर वो माने नहीं। ये मेरी जिंदगी पे छाने वाले अंधेरे की शुरुआत थी। मुझे चुप रहने की आदत थी, तो मैं फिर चुप रही। रात खत्म हुई और अगली सुबह से मेरी जिंदगी के काली स्याही पन्ने लिखे जाने लगे। वो सुबह का घर से निकलता और रात में घर पर आता। शादी से पहले मुझे बताया गया था कि लड़का प्रॉपर्टी का काम करता है, पर सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगी। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके हाथ पैरों में कई ब्लैक स्पॉट थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि ये किस चीज के निशान हैं? तो उसने मुझे ये कहकर टाल दिया कि कुछ नहीं, ये एलर्जी की वजह से हो गए थे। पर अगले ही दिन फिर मैंने उसी तरह का ताजा निशान हाथ पर देखा और उस दिन उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। मुझे शक हुआ, तो मैंने जोर देकर पूछा कि आखिर बात क्या है? तो उसने बिना कुछ बताए मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अंदर तक हिल चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके हर वार के साथ एक एक करके मेरे सारे सपने भी टूटते जा रहे थे। जब वो मार मार कर थक गया तो बेहोश होकर सो गया और मैं अपनी चोटों और दुख के लिए रोती रही। अगले दिन ये बात मैंने जब अपने सास ससुर को बताई तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि वो उससे बात करेंगे और साथ ही मुझे हिदायत दी कि उससे कुछ ना पूछूं। मैं फिर चुप रह गई, पर ना मारपीट रुकी, ना कोई सुधार हुआ, बल्कि ये तो दिन ब दिन बढ़ती गई। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा उठ चुका था। वो लड़का हर तरह के नशे करता था, नशे के इंजेक्शन लगाता था और रोज मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज करता, मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करता। मुझे खुद से और अपनी जिंदगी से घिन आने लगी थी और एक दिन मैं बिना किसी को कुछ बताए अपने घर पहुंच गई। मैंने अपने घर पर ये सारी बातें बताई। उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। अभी 1 महीना बीता ही था। मैं इन सारी बुरी यादों को भूलने की कोशिश कर रही थी कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन तक जब बुखार ठीक नहीं हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरी रिपोर्ट्स में HIV पॉजिटिव आया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका मुझे ऐसा अंजाम भुगतना पड़ा। मैं रो रही थी, अपनी किस्मत और भगवान को कोस रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर अब यही मेरी सच्चाई थी। घर वालों ने जब उस लड़के पर दबाव बनाकर सच्चाई जानने की कोशिश की तब ये बात सामने आई कि उसे नशीले इंजेक्शन की वजह से HIV हो गया था। अब मुझे नहीं पता था कि इसमें ज्यादा गलती किसकी थी, उस लड़के की, उसके माँ बाप की या मेरे माँ बाप की। पर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सभी जिम्मेदार हैं। अब मैंने अपना घर भी छोड़ दिया है और अभी एक अनजान शहर में नौकरी कर रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद ना मैं अपनों के बीच रहकर उनकी दया का पात्र बनना चाहती थी और ना मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं किसी को माफ कर पाऊँ। बाकी जिंदगी है, जब तक सांस चल रही है तब तक जिंदगी भी चलेगी। बस मैं सबके लिए यही दुआ करूंगी कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और लड़की के साथ ना हो। दोस्तों, ये कहानी असली या काल्पनिक
ये सोचना मैं आप पर छोड़ता हूँ। पर क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो बबीता के असहनीय कष्ट का? क्या आपके पास शब्द हैं उसे संवेदना प्रकट करने के? मुझे लगता है नहीं होंगे, मेरे पास भी नहीं है। पर यह कहानी सबक है उन माँ बाप के लिए जिन्होंने छोटी उम्र में बिना जानकारी किए अपनी बेटी की शादी कर दी। बबीता पढ़ने में होशियार थी, वो डॉक्टर बन सकती थी, पर अब वो एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। ये कहानी सबक है उन माँ बाप के लिए जो बिना सोचे समझे अपने नशा पीड़ित बेटे की शादी करवा देते हैं, केवल इस उम्मीद में कि अगर शादी हो जाएगी तो वो नशा छोड़ देगा। उन माँ बाप को ये समझना चाहिए कि नशा एक बीमारी है, इसका इलाज करवाना चाहिए, कि शादी करवा देने से नशा नहीं छूटता। केवल अपने बेटे को सुधारने की लालसा में आप किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते। ये कहानी सबक है उन नशा करने वालों के लिए कि वो अकेले अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि उनसे जुड़ी कई और ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नशे के ऐसे गंभीर परिणामों को बताना है जो अक्सर समाज की आंखों के सामने नहीं आ पाते, जिनकी अक्सर लोग बात नहीं करते। और अंत में दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि इस कहानी को इतना ज़्यादा शेयर करो कि हर माँ बाप, हर नशा करने वाले के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि हमें किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में क्या विचार आए, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये आपको कहानी सच्ची लगी या काल्पनिक। नमस्ते।